नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आप कहेंगे हर बार चुस्की किसी ना किसी से ले ली जाती है और आपसे क्यों नहीं ली जाती। आपसे भी बात करेंगे क्योंकि आपसे भी बात करने का मन है बारी बारी से सबसे। जो मेरे प्रोग्राम में आता जाएगा उनका स्वागत है और कहीं ना कहीं एक अच्छे मैसेज के लिए बात करेंगे। 108वां प्रोग्राम आपकी वजह से सफलता की ओर जाने वाला है। आज का एपिसोड भी 108वां है क्योंकि इस बार मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा एक ऐसी नेत्री से कराऊंगा जिसके जीवन के बारे में लोगों के मन में पता नहीं किस किस तरह की धारणा है, लेकिन हकीकत क्या है, जीवन में चल क्या रहा है, उथल पुथल क्यों मचती है। इन बातों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। करनाल की जानी मानी एडवोकेट हैं सोनिया तंवर। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम में उनका क्या कहना है, प्रोग्राम कैसा लगता है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं सोनिया तंवर से। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एडवोकेट सोनिया तंवर। सोनिया जी, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसके में बहुत बहुत स्वागत है। आपका और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जो मौका दिया, और आज 108वें कार्यक्रम के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी, हमें आप तो सब लोगों को मतलब सबको शुभकामनाएं हैं जी। सभी को शुभकामनाएं। सोनिया जी, क्या लगता है आपको, क्या है आपका जीवन? क्योंकि उथल पुथल बड़ी देखी जाती है आपके जीवन के अंदर, एक कॉन्ट्रावर्शियल सा रहता है। नहीं, देखो, वैसे तो सभी के जीवन में संघर्ष रहता है और हर एक आदमी संघर्ष से निकल कर ही कुछ कर पाता है, और हम भी आज अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो छोटे मोटे उतार चढ़ाव के बाद ही यहाँ पहुंचे हैं। छोटे मोटे उतार चढ़ाव लोगों को ऐसा लगता है छोटे मोटे हैं, खैर हमारे लिए बहुत बड़े थे, समय के हिसाब से बहुत बड़े थे। जिस पे बीतती है उसको ज्यादा पता होता है। उसको भी बीतती है, और उस दुख की घड़ी में जो लोग साथ देते हैं उनको भी पता होता है कि कितना बीता है। सोनी जी, बात करें कहाँ की रहने वाली हैं आप? कहाँ जन्म हुआ, कहाँ वर्किंग हो रही है? ये तो पता है वर्किंग तो करनाल में हो रही है। बाकी अगर हम पिछला थोड़ा सा जानने की कोशिश करें, परिचय की बात करें, क्या रहेगा? मेरा नाम एडवोकेट सोनिया तंवर है, और मेरे फादर जो थे वो सोनीपत में एक गांव है सैदपुर गांव, वहां के रहने वाले थे। लेकिन मेरी दादी जो थी उनको भाई नहीं थे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरी दादी और दादा को मिली थी। तो वो बवाना गांव जो नरेला में बवाना है, वहां पे हम लोगों का पालन पोषण हुआ। और क्योंकि मेरे फादर साहब पुलिस में थे तो जहां भी उनकी ट्रांसफर होती थी तो हम लोग वहां चले जाते थे। मैंने 1st to 5th क्लास तक मैं सोनीपत में रही, शंभुदयाल स्कूल से वहाँ से मैं पढ़ी। और उसके बाद क्या नाम है, मैं गांव में चली गई। कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि हमें गांव में जाना पड़ा, क्योंकि मेरे फादर की जो ट्रांसफर थी वो बहुत दूर हो गई थी, तो हम जा नहीं सकते थे। तो हमारा गांव नज़दीक था बवाना, हम वहाँ शिफ्ट हो गए, और वहीं के सरकारी स्कूल से मैंने 6 to 12 तक अपनी क्लास पूरी करी। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट लॉ में था, और मेरे फादर ने MD यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन कराया, तो फिर उसके बाद लॉ कर लिया। MDU रोहतक में? रोहतक में। तो वहीं से लॉ किया आपने? रोहतक की यूनिवर्सिटी में मेरे को फ्री सीट पे एडमिशन मिल गया था, लेकिन मेरे फादर ने मेरा एडमिशन नहीं कराया वहां पर, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई हमारी बेटी हॉस्टल में रहेगी, यहाँ पे क्वाइड सिस्टम है, मतलब थोड़ा सा आप ये कह लीजिए कि उनको ये था कि हमारी बेटी गर्ल्स कॉलेज में पढ़ेगी तो ज्यादा सुरक्षित रहेगी। तो फिर मैंने खानपुर गुरुकुल में एडमिशन ले लिया था, वहां पे वो MD यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड था, तो फिर मैंने खानपुर गुरुकुल से अपना लॉ पूरा किया था। मैंने 5 ईयर कोर्स पूरा किया, BA LLB किया? BA LLB किया, और 5 इयर्स तक मैं हॉस्टल में रही। 3 साल तक हॉस्टल में रही, फिर शादी हो गई थी, तो फिर अप डाउन किया रोहतक से। तो ड्रीम क्या था आपका? ड्रीम डे 1 से ये था। देखो, मैंने मेरे स्कूल में जब बच्चे भाषण देते थे और वो फर्स्ट आते थे, मुझे हमेशा ये लगता था कि भाई मैं नहीं बोल सकती ऐसा। मुझे बहुत इच्छा होती थी कि मैं भाषण दूं और मैं ये करूं वो करूं, लेकिन कभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि भाई भाषण दे सकते हो, क्योंकि ना तो किसी ने तैयारी कराई और ना ही किसी ने इतना हौसला बढ़ाया कि आप कर सकते हैं। हालांकि मैं डे 1 से बहुत चंचल थी और कुछ ना कुछ करना भी चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों किसी ने कभी साथ ही नहीं दिया और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई। ये जोक जो मारा है अपने चंचल थी में, ये जोक है या क्या था ये? नहीं, इसमें तो खैर कोई जोक नहीं है, बच्चे बचपन में नोटी तो होते ही हैं। अच्छा, चंचल भी होते हैं? चंचल नोटी मीनिंग्स तो एक ही होता है। माना बड़ा फर्क है दोनों में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक ही मीनिंग होता है। आप नोटी ज्यादा हो मेरे ख्याल से, चंचल कम हो। नहीं, मैं दोनों ही ज्यादा हूँ, मतलब चंचल भी और नोटी भी? नोटी भी हूँ, दोनों ही। शरारतें कैसी कैसी करती रही है?
शरारतें ऐसी थी कि मुझे कपड़े पहनने का बहुत शौक था। मेरी मदर अपने मायके से कपड़े लेकर आती थी, तो हमारी साइड बहुत चलन है कि जब बेटी अपने घर आती है तो उसको 15-15, 20-20 सूट दे देते हैं। तो मैं चुपके से वहां से सूट निकाल के और सिलाई वाली को दे आती थी कि तुम अच्छा। मेरे 2 सूट सिल देना। अच्छा। तो मेरी माँ को पता नहीं चलता था, लेकिन जब मैं पहनती थी जब उन्हें पता चल जाता था। ज्यादा वेशभूषा में सूट ज्यादा, आपने सूट सलवारें ज्यादा पहनी हैं, पैंट जींस में तो कम ही देखा होगा लोगों ने आपको। मतलब शादी होने के बाद अमित जी ने तो पहना दिया, लेकिन शादी होने से पहले मैंने कॉलेज टाइम में कभी बगैर पेरेंट्स को बताए पहन ली तो पहन ली, हॉस्टल में, वो भी अंदर ही अंदर। मैंने कभी बाहर आउटडोर में कभी नहीं पहनी जीन्स वगैरह, क्योंकि मेरे भाई अलाउड नहीं करते थे, वो सिर्फ सूट सलवार ही अलाउड करते थे, तो मैंने कभी नहीं पहने। अब की बात करें, आपने लॉ कर लिया, प्रोफेशन में आ गई, शादी कैसे हुई, क्या हुआ, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 15 साल की और एक बेटा है 7 साल का, और दोनों ही हम लोग वेल सेटल्ड हैं फिलहाल। करनाल में रह रहे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों वकालत साथ करते हैं। छोटी सी जिंदगी है। सुने, जीवन में बड़ी उथल पुथल रही है आपकी, कुछ ना कुछ चलता ही रहता था, कभी कुछ थ्रेडिंग आना, कभी कुछ होना, कभी कुछ आना, क्या चक्कर था? ये बात मुझे भी वर्ष 2008 में पता चली कि जीवन में, एक महिला के जीवन में कितना संघर्ष हो सकता है। मैंने वर्ष 2009 में वकालत करी थी, 10 में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया था, और हालात ऐसे थे कि कभी वकालत के बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि लव मैरिज करी थी, तो फाइनेंशियली क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे, और डे वन से ही जॉब में चली गई कि जॉब करूंगी। तो कुछ साल जॉब करी, और जब जॉब करी तो थोड़े पैसे मिलने लग गए, तो उस पैसे से घर चलाते थे। तो वो पैसे इतने अच्छे लगते थे कि कभी ये सोचा नहीं कि मैं वकालत कर पाऊंगी। फिर वर्ष 2018 में जब मैंने एक एमसी का इलेक्शन यहीं के करनाल के वार्ड नंबर 4 से लड़ा था, तो उस समय जनता के बीच में जाने का मौका मिला। उस समय मुझे ये पता चला कि एक महिला की क्या समस्या होती है। जैसे ही मैंने पहले दिन अपना पोस्ट फेसबुक पर डाला कि भाई मैं वार्ड नंबर 4 की उम्मीदवार हूँ, मुझे उसी दिन किसी लड़के ने बहुत अश्लील मैसेज भेजा। लड़का और लड़की अक्सर बहुत अश्लील तरीके की बात करते हैं, जो प्यार में होते हैं वो आपस में बहुत तरीके की बात भी करते हैं, लोग छिप छिप के मूवीज भी देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। लेकिन उस दिन जब मेरे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरीके की वीडियो कॉल्स आई, मैं बहुत डर गई थी। और उस समय हम मंसूरी में थे, मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये देखो क्या हो गया। तो हम दोनों ही बहुत घबरा गए, हमने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। और जब हमें वो पता चली, हम फटाफट मंसूरी से रातों रात करनाल वापस आए। हमने आकर करनाल एसपी को कंप्लेंट दी, हमने एफआईआर दर्ज कराई, और उसके बाद तकरीबन 3 महीने तक पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। जैसे ही उसमें फिर हम लोगों ने थोड़ा सा एक्शन लिया, मैंने कहा मेरे साथ इतना हो गया, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे नहीं पता था, मैं हालांकि पुलिस वाले की बेटी थी, मुझे उसके बावजूद भी ये नहीं पता था कि इन लोगों के लिए सामान्य बात है। मुझे लगा इन लोगों के सामने पहली बार इस तरीके का कोई केस आया होगा, लेकिन मैं मतलब समझा नहीं पाई इनको। फिर चलो इन्होंने हमारे प्रेशर में या अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। मतलब वहां से ये सिलसिला चालू हुआ। वो एक एफआईआर 2018 में मैंने दर्ज कराई थी, और आज तक टिल डेट मतलब तकरीबन 24-25 एफआईआर दर्ज हो गई हैं। तकरीबन 9-10 गिरफ्तारियां भी पुलिस ने करी हैं, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन से। क्या लगता है आपके लिए लोग मर जाते हैं या क्या चक्कर क्या है ये? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि लड़के जो हैं वो महिलाओं को देखकर बहुत आकर्षित हो जाते हैं, और सामान्य सी बात है। मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए और ये कोई प्राकृतिक आपदा है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो जाता है, मैं भी ये भी मानती हूँ। बट इट्स अ थॉट कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। जब आप गंदी चीजें देखेंगे, जब आप गंदे विचार करेंगे, जब आप कोई काम नहीं करेंगे, तो उस समय आप लोगों के दिमाग में ये सब बातें आना बहुत जायज हो जाती है। तो आपने लव मैरिज करी, प्रपोज किसने किया, आपने किया, आपके हस्बैंड ने किया? ये क्या था, वो लड़की वाला बात था या लड़के वाली बात थी? नहीं, ऐसा नहीं था। अमित हमारे रिलेशन में ही था, और हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तो मैंने मेरे पेरेंट्स को जाके बताया कि भाई मैं अमित को पसंद करती हूँ। शुरुआत पे थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स खुश नहीं थे, वो ये चाहते थे कि भाई हम अपनी बेटी के लिए कोई बहुत अमीर घर का लड़का ढूंढें, और मतलब हर माँ बाप चाहता है। मैं ये भी नहीं कहती कि वो गलत सोच थी उनकी, लेकिन एट लास्ट कुछ समय के बाद वो खुश हो गए, और उन्होंने हमारी बहुत धूमधाम से शादी करी थी। मतलब हम भागे नहीं थे, लेकिन हमने अपने पेरेंट्स को इस बात के लिए एग्री कर लिया था कि भाई हम शादी एक दूसरे से करेंगे। हमने सेम कास्ट में शादी करी थी, हमारा कोई गोत्र मैच नहीं हुआ था, हमारे गुआंढ भी मैच नहीं हुए थे, और हम एक ही कास्ट से थे। कोई और फाइनेंशियली भी ऐसा कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अमित पढ़ाई लिखे थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बट वो जो एक मेंटली सेटअप होता है पेरेंट्स का कि हम अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए, वो एक प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, लेकिन अब सब सेट है।
उसमें सफर भी काफी किया आप लोगों ने, बहुत सफर किया। देखो पेरेंट्स ने शादी कर दी, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ के पेरेंट्स ने सपोर्ट, जो एक फैमिली सपोर्ट होता है, वो छोड़ दिया। उन्होंने शादी तो कर दी हमारे कहने से, लेकिन वो जो एक माँ बाप हर छोटी बड़ी चीज में बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं संभव नहीं हो पा रहा था। और उसके कई सारे कारण थे। आज एक माँ बनने के बाद मैं भी समझती हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरी मर्जी से शादी करे, मेरी बेटी मेरी मर्जी से शादी करे। लेकिन कल को अगर ऐसे हालात बन जाते हैं कि वो खुद आके ये कहें, लेकिन आज मेरे भी पेरेंट्स और अमित के भी पेरेंट्स दोनों ही हम लोगों से सेटिस्फाई हैं कि इन लोगों ने जो डिसीजन लिया था वो ठीक था। नहीं, वैसे लगता है आपको समाज के अंदर ये काफी बड़ी एक बुराई कह सकते हैं हम चल रही है लगातार, क्योंकि बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, लव जिहाद के मामले हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता लड़की कहाँ किसके साथ फंस जाती है, लड़के के बारे में नहीं पता होता। तो ये चीजें लगता नहीं है आपको कि एक बहुत बड़ा कुठारा घात हो जाता है समाज के ऊपर? देखो हर एक बात के दो पहलू होते हैं। आज मैं जैसे वकील हूं, मैं आपको बता दूं हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। पेरेंट्स खुद ये कहते हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी में 25 लाख रुपए लगाए, 30 लाख लगाए, 50 लाख लगाए, करोड़ों वाले भी आ जाते हैं। वो तो उन्होंने अरेंज मैरिज करी थी, लेकिन फिर भी हमारे पास पहुंचे हैं, इसका मतलब फैमिली डिस्प्यूट है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो आज लव मैरिज करते हैं, कल उनकी टूट भी जाती है, ऐसे भी बहुत है। और केसेस ज्यादा ही ये वाले, मतलब एक्चुअली क्या हो गया कि लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे वो मतलब लव मैरिज हो, वो एक दूसरे को टाइम नहीं देते। जस्ट एक वैसे सेक्सुअलिटी की तरफ उन लोगों का ध्यान है, इससे ज्यादा कहीं ध्यान नहीं है। जब तक एक दूसरे को समय नहीं देंगे, जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं। और देखो जिस खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। हम मैंने और अमित ने लव मैरिज करी, अमित जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। उसने हमेशा अपने को पीछे रख के मुझे आगे किया कि भाई तू ये बेहतर कर सकती है। कोई रेयर पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी के ऊपर इतना विश्वास करते हैं कि भाई तू आगे जा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरे पति ने अपने को पीछे रख के मुझे आगे किया। ये तो उन्होंने साबित भी किया, क्योंकि जिस तरह से आपको अश्लील वीडियोस आए, आपके बना दिए गए, बड़ा थ्रेट टू आपके साथ, लेकिन अमित पीछे हटे नहीं है। नहीं, वो पीछे नहीं हटे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया इसी तरीके का, और लड़की का ऐसे ही उस लड़के से गलत तरीके से वीडियो चला गया, और बाद में वो लोग थोड़ा बहुत आपस में बात करने लग गए, और बाद में घर टूटने तक की नौबत आ गई। तो मैं कह रही हूँ कि मैं उस वीडियो से ब्लैकमेल नहीं हुई। मैंने अपने पति को बता दिया पहले ही दिन कि भाई मेरे साथ ऐसी समस्या हो रही है, कल को मुझे ये मत कहना कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो दैट्स वाई मेरे हस्बैंड पहले ही बता दिया था कुछ भी? पहले दिन जिस समय मेरे को वीडियो कॉल आया, तो मैं यूं करके देख रही थी कि इसमें आ क्या रहा है। वो थोड़ा रोशनी बहुत ज्यादा थी, हम मंसूरी गए हुए थे, तो वो दिख नहीं रहा था अच्छे से। तो मैंने, ये मेरे पीछे ही खड़े थे, मैंने कहा देखना ये क्या हो रहा है। तो वो बहुत गलत हरकत कर रहा था वो लड़का। तो अमित ने उसी टाइम से उसका स्क्रीनशॉट लिया, रिकॉर्डिंग्स वगैरह चालू कर दी। तो मतलब देखो, पति का विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। टूटने में तो खैर सेकंड ही लगता है, तोड़ना चाहो तो सेकंड का काम है, लेकिन बनाने में बहुत समय लगता है। सुनिए, आप बड़ी बोल्ड राजनीति में भी आ जाती हैं, किसी की भी हक की लड़ाई लड़नी होती है, बिल्कुल ओपन आ जाती हैं, बिल्कुल ही डर नहीं लगता आपको? पहले नहीं लगता था, अब लगने लग गया है। अब मुझे इसलिए डर लगने लग गया है कि पहले हम लोग जिसकी आवाज उठाते थे, तो हम क्योंकि नए नए राजनीति में आए थे, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, समाज सेवा का भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, पेरेंट्स ने कभी घर से बाहर नहीं निकाला, तो हमें ये नहीं पता था कि लोग कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते। मुझे ये लगता था कि जिसके साथ जो घटना हो गई, एक आदमी ने एक औरत को बुरी तरीके से पीट दिया, और हम उसकी आवाज उठा रहे हैं, और वो 5 मिनट के बाद कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, और खुद तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, और हमारे गले में दुश्मनी जीवन भर की लगा देगी। तो उन चीजों से फिर मुझे डर लगने लग गया। मैंने बहुत सारे लोगों की आवाज उठाई, और हम वहां पर बैठे रहते थे, और थोड़ी सी देर में कॉम्प्रोमाइज हो जाता था। अब तो खैर हम लोग बहुत सुधर गए हैं। अब हम लोग आवाज उठाते हैं लोगों की, और उनको ये पहले ही बता देते हैं कि आवाज केवल तभी तक उठाऊंगी जब तक आप हमारे साथ खड़े हैं। जिस दिन आप गायब, उस दिन मैं भी गायब। लेकिन इमेज तो जो बननी है वो बन के खराब हो जाती है, टूट जाती है, फिर दोबारा से बनाओ। मैंने आज तक कोई ऐसी बात कही ही नहीं कि मेरी इमेज खराब हो जाए। मैंने कभी इस बात की परवाह नहीं करी। मेरा मन संतुष्ट है। मैं अपने मन से काम करती हूँ और सच्चे मन से काम करती हूँ। मैं कोई कभी किसी से ये मेरा लालच नहीं रहता कि वो मुझे कुछ दे कर जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस फाइट करती हूँ जो होते तो किसी और के हैं। और अभी करनाल में पीछे से हमने लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया था किसी शराब के ठेकेदार के खिलाफ, और मैं वहां पर भाषण दे रही हूँ। आप लोग मीडिया वाले मुझे कवर कर रहे हो, वहां पर बहुत सारे लोग हमारे से बातचीत कर रहे हैं, और सारी मीडिया में ये होगा भाई सोनिया इन लोगों को आगे ले गया। और 5 मिनट बाद एक दूसरा वकील आकर मुझे कहता है कि उन लोगों ने
मुझे वकील कर लिया। अच्छा। तो मैं उस समय ये सोचती वो हूँ, तो चलता ही ऐसे। नहीं मतलब आप ये मतलब लोग ये सोचते हैं कि मीडिया में ये इस केस को उठा रही है तो ये इसी का केस है, ऐसा नहीं है। वो लोग हमें अपने स्वार्थ के लिए ले आते हैं कई बार, और हमें ये पता नहीं चल पाता। हम लोग उस मतलब दबाव में बह जाते हैं कि भाई मेरे समाज की घटना है, लेकिन समाज भी इस बात को समझें कि आपके लिए आपके बच्चे इतना कुछ सहन करते हैं। और कितनी बार धमकी आती है, आपको भी अभी धमकी आई, आपने मेरे को बताया। आप बताओ, मतलब जब हम समाज के लिए धमकी तक उठ रहे हैं तो समाज को हमारे ऊपर विश्वास करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये आपने बात बढ़िया छेड़ी है। एक धमकी आई है दोस्तों, रिटर्न में आई है, और व्हाट्सएप पे लिखकर बंदे ने धमकी दी है। मैंने सोनिया जी आपको पढ़वाई है, कैसा लगा वो धमकी आई है? क्या आप क्या सोचती हैं कि प्रेस का काम करना मुश्किल है, आसान है? देखो ऐसा है, इस धरती पे सारे काम करने बहुत मुश्किल है, वकालत करना भी बहुत मुश्किल है। मेरे से एक पार्टी आज मिलने के लिए आई, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आज मुझसे मर्डर केस में कोई कंप्लेंट मिलने आ गया तो जाहिर सी बात है कि उस पार्टी मेरी दुश्मन बन गई। आपने जिसकी खबर चला दी उसके अपोजिट पार्टी आपकी दुश्मन बन गई। पुलिस वाले ने जिसकी तरफ से बात कह दी अपोजिट पार्टी उसकी दुश्मन बन गई। तो ये तो सबके लिए। लेकिन हम देखते भी जिसको ज्यादा इफेक्ट हो रहा है समाज के अंदर, जिसको बड़ा भुगतना पड़ रहा है, चोटें मार दी जाती हैं, तो वो मामला था एक बड़ा, वो मतलब कि जो पीड़ित था ऑलरेडी पहले से बड़ा बीमार था, उसके साथ ही मारपीट होगी। इस मामले को उठाना चाहिए था, हमारा काम है उठाना। काम आपका भी है, उनको भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन जो एक गिल्टी माइंड और जो एक गलत सोच जो दिमाग में भरी पड़ी है, और एक जाति विशेष के लोगों के साथ जब इस तरीके की घटना होती है तो उस समय फिर लोग हमें ये कहते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं। कल एक बच्चा एक आरक्षण के ऊपर कोई भाषण दे रहा था तो उसमें नीचे कमेंट आया हुआ था, बात आरक्षण की हो रही थी, नीचे लिख ये रहा है कि SC/ST एक्ट कैंसिल होना चाहिए। अब आप एक बात बताओ, जो खबर आपने चलाई, आप खुद मीडिया के व्यक्ति होते हुए ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति पहले से बीमार था फिर भी उसको इतनी चोटें मार दी, तो क्या ये जातिगत उत्पीड़न नहीं था कि भाई उसके साथ इतनी बड़ी घटना करी गई? तो नेचुरली हुआ, फिर बाद में केस रजिस्टर हुआ है, अब उसके देखो 10 लोगों के खिलाफ हुआ है इसमें। मैं ये बता दूं आपको, FIR रजिस्टर्ड हो गई है, गिरफ्तारी भी हो जाएगी। लोग ये कहते हैं कि SC/ST एक्ट के सारे मुकदमे कैंसिल होते हैं, और मैं एक वकील, आप भी एक वकील हो, आप देखो करनाल कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में आप चले जाओ, सारे तो केस कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं। 302 मर्डर तक के मुकदमे में कॉम्प्रोमाइज है आज की डेट में। तो कॉम्प्रोमाइज तो सभी में हो रहे हैं, और वो कॉम्प्रोमाइज केवल इसलिए किए जाते हैं ताकि समाज में एक समानता बनी रहे। लेकिन लोग ये सोचते हैं पैसे ले लिए, क्या सारे कॉम्प्रोमाइज पैसों में होते हैं? जिस व्यक्ति का परिवार का व्यक्ति मार दिया, अगर उसके परिवार को कुछ पैसे देकर कोई मदद की जा रही है तो आप उसे समझौते का नाम मत दो यार। उसने अपने घर का परिवार का चिराग खो दिया और आप उसे पैसों से तोल रहे हैं। सुनील, बात करें जो स्ट्रगल की बात थी, बीच में रह गई, क्योंकि आप दोनों को लव हुआ, आपकी अरेंज मैरिज हो गई, माँ बाप ने भी कहा चलो पेंडा छूटा, आप दोनों को निपटा दिया, यानी कि जो लेन देन था कर करा दिया, बिछोरी अपने घर चली जाएगी। उसके बाद जो स्ट्रगल किया है वो क्या रहा, कि एक बड़ी सेंसिटिव सी बात है कि अपने घर चलाने के लिए भी आपने एक बात कही थी कि अगर दोस्त ना होते तो हम लोग आज रुल जाते। ये क्या, कितनी सच्चाई है, और क्या काम किया आपने उस दौरान? देखो दोस्तों की मैं बात बताती हूँ, मेरे जीवन में और अमित के जीवन में हमारे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने हर जगह पर हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिस समय हमारी शादी हुई तो मेरे को हीरो होंडा में एक जॉब मिली, जहाँ पर मैं लो ग्रेजुएट होते हुए भी मेरे को 3,500 रुपये की जॉब मिली थी। और 3,500 रुपये में जैसे हम लोग अलग हो गए थे अपनी फैमिली से, तो 3,500 रुपये जिस मकान में मैं रहती थी उसका किराया था। जितनी तनख्वाह उतना किराया था। खाना क्या था? तो फिर अमित कमाते थे तो उससे हम घर चलाते थे। इतनी बड़ा बुरा सा है, मतलब कि भी ऐसे काम तक करने की नौबत आ गई जिसके बारे में सोच नहीं सकते। हम बताना तो चाहेंगे एक बार। लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे कपड़े देखकर लोग ये कहते हैं भाई इनके तो मिल सिटी मारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिल सिटी मारता है। हम लोगों ने प्रयास बहुत किया कि भाई हमारे घर मिल सिटी मारे। कौन व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे घर के बाहर 4 गाड़ियां खड़ी। हमने वो दिन देखा है कि मेरी बेटी थी, वो मेरी बेटी मैं बताना चाहती हूँ वो सामान्य नहीं है। तो मेरी बेटी को जैसे वो दूध पिलाते थे, तो जो बच्चा बोतल से जो दूध पीता है वो थोड़ा ज्यादा
क्वांटिटी में पी लेता है। तो हमारे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं उसको बार बार दूध ला के पिला सकूं। तो हम जिस समय हम हिसार रहते थे, मैंने पानी में चीनी मिला के भी अपने बच्चे को पिलाया है, क्योंकि मतलब उसका पेट भरना बहुत जरूरी होता था, क्योंकि अमित पढ़ रहे थे उस टाइम। और छोटा मोटा कोई हम काम कर लेते थे, बीच में कोई मिल जाता था। हम लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोली थी, तो वहां पर हम छोटे छोटे बच्चों को मॉडलिंग वगैरह सिखाते थे, उनको उनके फैशन शो वगैरह कराते थे। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो ठीक है, फिर उससे जितने पैसे आते थे उससे हम 2-3 महीने अपने गुजार देते थे। तो ऐसा नहीं था कि रोज प्रोग्राम मिल जाते थे, लेकिन ऐसा भी हुआ कि जब हमारे पास इतने प्रोग्राम थे कि हमारे पास समय नहीं था। और हमारे पास जिस समय हम हिसार गए थे, एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा था, और उस कमरे में हमारे पास सिवाय हमारे कपड़े के बैग के कुछ भी नहीं था। सब कुछ जो था वो सब छोड़ दिया। वो सब गांव में ही रह गया, मतलब घर में ही रह गया, जहां हम मेरी ससुराल थी वहीं पर रह गया, हम लेकर ही नहीं गए, क्योंकि हमारी इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि हम उस सामान को रखने के लिए इतना बड़ा घर ले सके। तो वो फिर हमने वहीं पे ही छोड़ दिया। हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे जो हमें बहुत प्यार करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमेशा आपको लाइफ में ऐसे मिलेंगे जो आपको आपके माँ बाप से भी बढ़कर प्यार करते हैं, बच्चों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो वो हमें अपने माँ बाप समझते थे। कोई बच्चा हमारे लिए चद्दर लेकर आया, कोई तकिए लेके आया, कोई पतीला लेके आया, कोई तवा लेकर आया, और मैं उन सब लोगों की जीवन भर शुक्रगुजार रहूंगी जिन लोगों ने हमारा हिसार में बहुत मदद करी। सोनी जी, करनाल में आके भी बड़ा स्ट्रगल रहा, करनाल में भी आसानी से सफलता नहीं मिली, सेटल नहीं हो पाए। हिसार से हम लोग गुड़गांवा चले गए। तो गुड़गांवा में हमें किसी ने कहा कि वही आप लोग वहाँ सेटल हो जाओ, वहाँ आपका बिजनेस बढ़िया निकलेगा, हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम वहाँ चले गए। तो हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सारा ज्वेलरी चढ़ाया था, तो मैंने उसमें से एक ज्वेलरी बेच दी, तो हमें कुछ पैसे मिल गए वहाँ से। तो हमने वहाँ पे एक रूम ले लिया। तो वहाँ पे रूम बहुत महंगे थे उसमें गुड़गांवा में, तो हमें 7,000 रुपये का एक रूम मिल गया वहाँ पे। 7,000 रुपये का रूम मिला, तो हमने 3 महीने का एडवांस दे दिया उसको। तो हमारे 3 महीने का खर्चा ये तो खत्म हो गया कि भाई हमें किराया देना है। लेकिन 3 महीने के बाद हमें कोई काम ही नहीं मिला। फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तू यहाँ आ जा करनाल। हम करनाल आ गए अपना सामान उठाकर। यहाँ पर 1 महीना हम अपने पेरेंट्स के पास रहे। उसके बाद हम अलग हो गए, मतलब हमने अपना अलग घर लेना था, मेरे पेरेंट्स के पास आ गए। तो अमित मेरे घर नहीं रहना चाहते थे, तो हमने एक अलग किराए पे मकान ले लिया। मुझे अमित को लिबर्टी में जॉब मिल गया 10,000 रुपए का। मुझे मैग्मा फाइनेंस कंपनी में जॉब मिल गया। तो अमित सेटिस्फाई नहीं था अपनी जॉब से, कि उसको वो MSc फुटवेयर डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी से करके आया था, और उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जूते बनाने का काम करते थे। तो वो अपने आप को बहुत परफेक्ट समझता था। उसको ये लगता था कि मुझे और बेहतर जॉब मिल सकती है, लेकिन वो जॉब नहीं कर पाया, तो उसने जॉब छोड़ दी। तो फिर एक बार हम संडे मार्केट चले गए, तो उन्होंने वहां पे लोगों को कपड़े बेचते हुए देखा। तो इसने मेरे को आके बोला कि पानीपत में कपड़े मिलते हैं, हम भी कपड़े बेचे। तो हालात ऐसे थे कि मैं ना नहीं कर पाई। तो जैसे ही मुझे मेरी पहली सैलरी मिली, तो मैंने इसको पैसे दे दिए, मैंने कहा लिया। तो हम दोनों स्कूटी पे बैठ के पानीपत गए, और हमने वहां से सिर्फ मुश्किल से 200 या 250 रुपए के कपड़े खरीदे, और हम वापस आ गए। और वो 200-250 रुपए के कपड़े ऐसे थे कि मतलब वो शायद घर में ही लग गए सारे। कोई पूछने का, कोई पोछा, कोई बिछाने की, कोई ऐसी ऐसी चीजें हम ले आए। फिर ये अगले संडे फिर गया। फिर इसको एक दोस्त मिल गया। दोस्त मतलब प्रकृति ने एक ऐसा आदमी भेज दिया कि जा तू इस आदमी की मदद कर। उसने हमें बताया कि आप वहां जाओ और वहां से आप एक कपड़े लेकर आओ। तो वहां से हम 5,000 रुपए के कपड़े लेकर आए। 5,000 रुपए के कपड़े लेके आए। हमने उनको वॉश किया, हमने उनको प्रेस किया। मंडे टू फ्राइडे से सैटरडे तक मैं जॉब करती थी, तो अमित घर पे रहता था। तो उसने उन सारे कपड़ों की तय बना के बिल्कुल प्रेस व्रेस करके ओके कर दिया। और संडे को सुबह 6 बजे हम वहां संडे मार्केट पहुंच जाते हैं। तो हमने अपने कपड़े बहुत सुंदर तरीके से टेबल पर जचा दिए। तो कोई भी आता था तो वो हमारे कपड़ों को ऐसे उखाड़ के देखता था, खोल के देखता था। तो हमें ये लगता था कि भाई इसने हमारे कपड़ों की प्रेस खराब कर दी। तो नहीं, सुनो तो सही। फिर हम उसकी वापस तय बना के और ऐसी जचा के रख देते थे। सुबह से शाम हो गई और हमारा एक भी कपड़ा नहीं बिका। फिर हमारे सामने ही एक और फरिश्ता हमारे पास आया। उसके बाद फिर किसी और की एंट्री हुई, और उसने हमें ये कहा कि अगर आप ऐसे तय बना के रखोगे तो आपका कोई कपड़ा नहीं बिकेगा, आप इनको बखेर दो। और हमने उनको तकरीबन
4 बजे के बाद हमने उन सारे कपड़ों को टेबल पर बखेर दिया और हम शाम तक 7,000 रुपए की सेल करके घर वापस आए थे और बहुत सारे कपड़े भी हम वापस लेकर आए थे। मतलब 5,000 का माल साथ में बेच दिया, उसके बाद वो कपड़े भी हम वापस लेकर आए थे। देन फिर हमने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। लोग कहते हैं कि नो ये तो संडे मार्केट में कपड़े बेचा करते। आई फील प्राउड कि भाई हम संडे मार्केट में कपड़े बेचते थे। मेहनत करके आगे बढ़े, मेहनत करके आगे बढ़े। फिर शायद चौथा ही संडे था, हमने गाड़ी खरीदी और उसके बाद हमने कभी बैक करके नहीं देखा। फिर जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। अमित ने कहा कि अब हमारे पास, फिर हमने ये साइड वाला जो हमारा घर है हमने वो खरीदा। हमने घर भी बना लिया। 1.5-2 साल में हमने बढ़िया घर बना लिया। हमें एक बेटा भी हो गया इन बिटवीन 2016 में। जैसे ही बेटा हुआ तो हमें फिर कहते हैं ना कि जब आदमी कामयाब हो जाता है तो उसकी बुद्धि घूमने में समय नहीं लगता है। अच्छा। फिर हमारी बुद्धि घूम गई और अमित ने मेरे को कहा कि अब हमारे पास पैसे भी है, मैंने जूते का कोर्स भी कर रखा है, हम एक जूतों की फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो लगा ली। जाहिर सी बात है कि जूतों का काम शुरू करने के लिए आप एक ही काम पे फोकस कर सकते हो, दूसरे पे नहीं कर सकते हो। हमने वो संडे मार्केट वाला काम बंद कर दिया और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने हमें ये कहा कि मत छोड़ो, जब तक नहीं चल जाता तब तक मत छोड़ो। उसमें कमाई तो थी, बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं वो थी। हमारे जैसे कपड़े पूरे शहर में कोई नहीं पहनता था। अच्छा। हम मतलब इतने अच्छे कपड़े पहनते थे और मतलब फिर फैक्ट्री शुरू कर ली और हमने मेरे को डिजाइनिंग का बहुत शौक था, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि चिपकाने वाली चीज को दूध बोलते हैं, जो जूते चिपकाने वाला होता है। मुझे अस्थि पिंजरों के नाम भी नहीं पता था कि इनके क्या नाम होते हैं। फिर धीरे धीरे लेबर के साथ बैठ के सीखा। तो जब पहला सैंपल बनकर तैयार हुआ तकरीबन 15 दिन के बाद, तो मैंने वो फेसबुक आईडी नई बनाई थी। फेसबुक आईडी मतलब मेरे को ये भी नहीं पता था फेसबुक आईडी चलाते कैसे हैं। मैंने वो एक फोटो खींच के सुंदर सी जगह पे रख के उसकी फोटो खींची और मैंने फेसबुक पे डाल दी। और मैं मतलब फेसबुक वालों का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पहला ऑर्डर श्रीलंका से मिला। क्या बात है। 1800 जोड़ी का ऑर्डर मेरे को श्रीलंका से मिला। अच्छा, फिर वो और बहुत अच्छा रहा। फिर उसके बाद हमने मार्केट में पहले रेट पता किया था कि भाई एक जूता कितने का बिकता है। तो यहाँ पे जो जूता बिकता था वो 80-90-100 रुपए का बिकता था और उसको यहाँ के दुकान वाले 300 रुपए में बेच देते थे। 80-90 रुपए का ला के 300 रुपए में बेच देते थे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा हम थोड़ा अच्छा करते हैं। हमने अपनी कॉस्टिंग निकाली 185 रुपए की, मतलब हमने उसमें 100 रुपीज बेहतरीन किया। हमने क्वालिटी लेके आए। हमने 185 रुपए का हमने बनाया उसको। तो हम यहाँ पर कई होलसेलर्स को दिखाने गए, रिजेक्टेड, हमारे यहाँ नहीं बिकता इतना महंगा। मैं कहा यार ये भी समस्या होगी, मैं इतना महंगा नहीं बिकता। तो फिर हमें एक अच्छा दोस्त बीच में आया और उसने हमारा कॉन्टेक्ट चेन्नई में कराया। तो चेन्नई में होलसेलर्स बैठे हैं, उन्होंने हमारे 4 सैंपल मंगाए और चारों ही पास। फिर हमने इंडिया में कभी एक जूता भी नहीं बेचा, सारा का सारा बाहर बेचा। लेकिन फिर बुद्धि भ्रष्ट हो गई और किसी ने ये कहा कि आप एमसी का चुनाव लड़ लो। दैट इज द मतलब लाइफ का, मतलब मैं ये कहूं जीवन तबाह यू टर्न हो गया, मतलब जीवन मतलब जीरो हो गया। मतलब जितना पाया वो सब राजनीति में खो दिया है। ये हमने डबल स्टोरी मकान है हमारा साइड वाला, नीचे हम लोग रहते थे और ऊपर हमारी फैक्ट्री थी। ये मकान हमने खरीदा जिसमें अभी आप लोग बैठे हैं। इसके अलावा भी हमने कई प्रॉपर्टीज खरीदी और हमारी उम्र आज 36 साल है। और ये मैं आपको 2016 की बात बता रही हूँ, 10 साल पहले की बात बता। हमने इतना अच्छा काम किया। 10 साल के 2016 की बात थी। 2016 की बात मैं आपको बता, अभी सॉरी 2023 लगा हुआ है। तकरीबन कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए। तो मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। मतलब फिर मैं डिजाइनर बन गई, हालांकि कोर्स अमित ने कर रखा था। देखो मैं एक बार कोर्स किया, बीए LLB किया और उसके बाद देखो बीए LLB करने के बाद क्या क्या करते जा रहे हो। हाँ, मैं सारा दिन लेबर के साथ बैठ के वहां पर जूते बनाती थी। मेरे को जूता सिर्फ बॉटम करना नहीं आता था, बॉटम मतलब पेस्टिंग करनी नहीं आनी है, बाकी उसको और बाकी सब अपर ऊपर सब कुछ सीख लिया मैंने लेबर से। और लेबर का बस एक ये इशू रहता था कि जो हम बाहर से लेबर लेके आते थे, आगरा से लेके आते थे, तो उनके रहने के लिए हमने एक जगह ले रखी थी, एक घर ले रखा था। तो सुबह जब हम देखने जाते थे ना, वो शाम को रात को ही भाग जाते थे वहां से, दारू पी लेते थे। रात को उनको घर की याद आ गई, अगर आज उनको पैसे दे दिए वो सुबह ही भाग जाया करते थे। हम लेबर की काम में बड़ा रहता है, रिस्क बहुत रहता है। फिर हमने क्या किया कि हमने आसपास की लेडीजों को काम सिखाना शुरू कर दिया। मैंने आधी कॉलोनी को काम सिखा दिया, मतलब दूध लगाना, पेस्टिंग करना, ये करना, वो करना। हमारा बेटा
मुश्किल से 2 महीने का था जब हमने काम शुरू किया था। और फिर मैंने एक आंटी रखी, मैं कहा आंटी आपका काम सिर्फ ये है कि आप मेरे बेटे को संभालो, ये रोना नहीं चाहिए। अच्छा आंटी रख ली। हाँ। वो आंटी बच्चे के लिए रखी है पापा के लिए? नहीं नहीं, बच्चे के लिए। अच्छा। पापा का काम तो सिर्फ नहीं, पापा के लिए का तो काम, रखी। अमित जी का काम सिर्फ एक होता था। उस समय काम इतना अच्छा चल निकला था कि अमित का काम सिर्फ इतना सा था कि आप यहाँ से गाड़ी, 2 गाड़ियां जाती थी साथ में, एक गाड़ी खुद चला के ले जाते थे, एक गाड़ी लेबर लेके जाती थी। वो गाड़ियों में सिर्फ मटेरियल आना और पेस्टिंग वेस्टिंग का जो भी सामान होता था, रॉ मटेरियल, वो आता था उसमें। इनका काम सिर्फ ये था कि हर दूसरे दिन दिल्ली जाना है, सामान लेना है, दिल्ली जाना है, सामान लेना है। बाकी सारा काम मैं देखती थी। हमने यहाँ पर 36 से ज्यादा लेबर लगा ली। मैंने सोचा था जीवन में शायद हम लोग बहुत जल्दी अंबानी अंबुनी बन जाएंगे। अच्छा। हम लिबर्टी से आगे निकलना चाहते थे, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई हमारी। फिर होगी। फिर किसी ने कहा कि आप एमसी का इलेक्शन लड़ लीजिए। अच्छा। मेरे पापा यहीं पे ही रहते हैं, हमारे घर से कुछ दूर। उनके घर कोई आदमी गया तो उसने बताया कि थारी हवा बहुत बढ़िया चल रही है, तुम इलेक्शन लड़ लो। अच्छा। तो मेरे पापा ने मुझे बुलाया, बोला एक आदमी आया था आज फूसगढ़ से, और यूं कह के गया, भाई थारा तो हवा बहुत बढ़िया चल रही है, तुम इलेक्शन लड़ लो। अब मैं घर आई तो अमित जी सो रहे थे, तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा अपनी हवा बढ़िया चल रही है, मैं कहा इलेक्शन लड़ ले। तो इसने मेरे को नींद में ये कह दिया, बोला जा कर ले तेरे में जो होता हो। कैसा रहा बात कर रहे हैं हम लोग चाय की चुस्की? बहुत खुश हूँ। मैंने ये बात कभी किसी से नहीं छुपाई। मैं अपनी ऑफिस की जी, मेरी फैक्ट्री की जितनी भी लेबर लेडीज थी, मैंने सबको अपने साथ लिया और मैं पूरी कॉलोनी में घूम गई कि तुम मुझे वोट देना। और जब तक अमित जी उठे तब तक सारी कॉलोनी को ये पता चल गया था कि भाई सोनिया वोट सोनिया ने मांगो। ताल ठोक दी है राजनीति के अंदर। हाँ। लड़ा फिर इलेक्शन लड़ा, कितने वोट मिले फिर? नहीं, मेरे को बहुत कम वोट मिले, लेकिन मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय व्यर्थ कर दिया। मैंने अपने जीवन की कमाई खराब कर दी। मैंने अपनी फैक्ट्री में तकरीबन, जब हमने शुरुआत करी थी, हमने 20 लाख रुपए से शुरुआत करी थी और वो करोड़ तक हम लोगों ने पहुंचा दी थी इन्वेस्टमेंट। हमने वो सारा खो दिया, जो सेविंग थी वो खो दी, और काम भी खो दिया। क्योंकि इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो उस समय आपके दिमाग में वो फतूर आ जाता है कि आप जीत रहे हैं, और लोगों ने मेरे दिमाग में वो फतूर पैदा भी किया कि आप जीत रहे हैं। लेकिन नहीं, मेरे जीवन की शायद सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आज 2018 में इलेक्शन हुआ था, मेरे को सिर्फ 349 वोट मिले थे, 1 करोड़ की फैक्ट्री फूंक कर, और जो भी 10 20 30 लाख रुपए जो पास थे वो सब फूंक कर 349 वोट मिले थे। प्रैक्टिस फिर कब शुरू किया आपने? प्रैक्टिस 2018 दिसंबर में मैं हार गई। जब रिजल्ट आया 2 महीने तक हम घर रहे, इतने डिप्रेशन में थे कि मशीनें जब दिखती थी तो मतलब ऐसा लगता था जैसे किसी की लाशें पड़ी हुई हैं। मतलब इतना दुख होता था कि हमने अपने जीवन का इतना इतना बेहतरीन काम खो दिया। और फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं। फिर उसके बाद वर्ष 2019 में मैंने अमित को बोला कि हम लॉ कर लेते हैं, तो मैंने करनाल कोर्ट में एक वकील के पास जाना शुरू किया। लो तो आपने किया ही हुआ था प्रैक्टिस के मतलब लिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने जाना शुरू किया। तो जब मैं जाती थी तो मैं वही बात सारा दिन बैठ के, जो पैसे तो मिलते नहीं थे। लेकिन इलेक्शन का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जब मैं सड़क पे चलती थी तो मुझे 4 लोग पहचान लेते थे, नमस्ते कर सोनिया मैडम नमस्ते कर देते थे। फिर मुझे हमारे समाज का एक लड़का एक्सपायर हो गया गोंदर में। तो मुझे वहां पर किसी ने ये बोला कि बहन जी आप भी, मैं वहां चली गई उनके दुख में। उन लोगों ने सड़क जाम, आपको लोग बहन जी बोल देते हैं या मैडम बोलते थे? नहीं, मुझे डे 1 से ही लोग बहन जी ही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं समझ में, अमित जी ने तो कभी बोला नहीं होगा बहन जी। मैं वो क्यों बोलेंगे, नहीं, वो ऐसा तो मेरा कभी नाम ऐसा लेते कुछ हैं। रहा। वो अच्छा, मुझे मेरा नाम लेते हैं। अच्छा। मैं भी या कोई उनका निकनेम भी रखा हुआ है? नहीं, कोई निकनेम नहीं लिखा। अच्छा। मैं उनको अमित जी कहती हूँ, वो मेरे प्यार को से क्या कहते हैं? अमित की माँ उसको रांडी कहती है। मतलब अमित की माँ कहती है किसको? हाँ, अब वो प्यार से बोलती है उसको। अच्छा। मैं कुछ नहीं कहती। ये भी गजब का डायलॉग है। मैं तो अमित जी ही कहती हूँ। अच्छा। सुनो भी कह देती हूँ कई बार। अच्छा, जैसे सुनो, ये तो शब्द चलता ही ये है। तो कॉमन सी है ना। कैसा रहा है? हम लोग बात कर रहे हैं चाय की चुस्की में। लोगों को पता चल जाएगा। लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि भाई इनके तो मिल सिटी मारे हैं। भाई हमारे मिल सिटी मारती थी, लेकिन समय किसी मारेगी दोबारा, फिर मारेगी। नहीं, दिक्कत ही नहीं है। हमने कभी अपने आप को हार नहीं मानी। ये तो मैंने जीवन के सिर्फ वो पॉइंट्स आपको बताए जहां पर लोगों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैंने तो अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, माड़े बताऊंगी तो फिर रोने लग जाएंगे। एक आधा तो ऐसा भी बताना पड़ेगा नहीं, ज्यादा जो मैं जीवन नहीं बताना में, चाहती, क्योंकि क्योंकि वो फिर पारिवारिक हो जाता है। और देखो, एक समय था मुझे पारिवारिक सपोर्ट नहीं था, पर लेकिन आज मुझे सपोर्ट है। मैं उन चीजों का जिक्र नहीं करना चाहती। जीवन में
मैं आज सबको ये कहना चाहती हूँ, माँ बाप का खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस समय हमने शादी करी थी, हमारे माँ बाप खुश नहीं थे। वो ये कहते थे कि तुम लोग अगर शादी कर लोगे तो तुम जीवन भर दुखी रहोगे। मतलब उनके मन से हमारे लिए एक तरीके के एक अपश सोच होती है, एक माँ बाप की एक सोच होती है। अपशब्द निकले, तो वो आशीर्वाद स्वरूप हमें मिले, जिससे हम लोगों ने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। लेकिन आज मेरे माँ-बाप और मेरी सास भी, दोनों हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सास-ससुर सब। तो वो लोग आज मुझे उनके आशीर्वाद का फल मिल रहा है। वी आर गोइंग नियर टू सक्सेस, हम लोग सक्सेस की तरफ हैं। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि सक्सेस में माँ-बाप का आशीर्वाद होता जरूर भी है और जरूर ज़रूरी भी है, जरूर। और मिलेगा भी जब वो आपको आशीर्वाद देगी। अरे जी, बात करें, पीछे बाबा साहब भी देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं सारा। मैं ये भी, चलो बाबा साहब का आप लोगों ने जिक्र किया, वर्ष 2018 से पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में केवल एक लाइन जानती थी, जो आपको मुझे स्कूल में पढ़ाई गई कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा। मेरे फादर ने भी मुझे कभी नहीं बताया, स्कूल में भी हमें कभी नहीं बताया। जब इलेक्शन हम हार गए, जिस समय हम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो जैसे हम बिरादरी में जाते हैं ना, तो मेरे पापा मुझे बताते थे कि भाई ये अपनी बिरादरी के लोग हैं, ये अपनी बिरादरी के लोग हैं। मुझे नहीं पता किसको बिरादरी कह रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भाई हमारी जाति के लोग हैं, इसलिए इनको बोल रहे हैं। तो उसके बाद जब हम इलेक्शन हार गए, तो ये लोग आपस में बात कर रहे थे, अमित पापा और सब बाकी सब लोग भी, तो ये बता रहे थे कि भाई बिरादरी ने वोट नहीं दी। मैंने फिर एक दिन अमित से इस बारे में चर्चा करी, मैं कहा यार ये बिरादरी की वोट के चक्कर हुआ है। तो तब इन्होंने मुझे बताया कि सोनिया, हमारी जो एससी कम्युनिटी है उसमें 37 से ज्यादा जातियां हैं, और उन 37 जातियों के समूह को हम लोग बिरादरी बोल रहे हैं। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा हमने तो बिरा ही नहीं, मैं कहा कौन है हम। मतलब मैंने अपने नॉलेज में सिर्फ मतलब किस तरह से बांटा कैसे गया गया है ना, ये शेड्यूल सबसे बड़ी सर बात है। ऐसा था कि जिस समय भारत का संविधान लिखा गया, उस समय वो लोग जो बहुत ज्यादा वंचित थे, वंचित थे, उन लोगों को, पिछड़े थे काफी। जो बहुत ज्यादा पिछड़े थे, उन लोगों को एक कम्युनिटी सेंटर में रखा गया। जो लोग थोड़े से ठीक थे उनको जर्नल में रखा गया, जो ठीक थे उनको बीसी में रखा गया, जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए थे उनको एससी में रखा गया। तो उसमें 37, हरियाणा में 37 आती है, वैसे तो 6000 के करीब जातियां बताते हैं जो लोग राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है, मैं केवल एससी के बारे में आपको बता सकती हूँ। वर्ष 2018 में 19 में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती सेक्टर 12 में मनाई जा रही थी, और मुझे फेसबुक के माध्यम से पता चला कि भाई अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। तो मुझे तब तक अमित ने ये बता दिया था कि भाई अम्बेडकर जो था वो हमारी कम्युनिटी का था। मुझे उससे पहले नहीं पता था। मेरे घर में फोटो जरूर लगी हुई थी, लेकिन हमें किसी ने नहीं बताया। हम तो शिव जी, पार्वती और हनुमान जी और उन्हीं के आगे जय जयकार करते थे, हमें कभी किसी ने बताया वो ही तो नहीं। देवी देवताओं में और अंबेडकर लेकिन बाबा साहब भी आजकल तो इससे कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने संविधान के अंदर जिस तरह से हाँ, भूमिका निभाई है। लेकिन 2019 में जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में गई, तो वहां पे मैंने देखा कि लोग भगवान को नहीं मानते, इनको मानते हैं। इनको मानते तो हैं। फिर मैंने पढ़ना शुरू करा, मैं कहा भाई ये तो पढ़ने बहुत वाली बड़ी बहुत हस्ती बहुत है। बहुत बड़ी हस्ती है। फिर धीरे धीरे, लेकिन आज ये कह सकती हूँ कि अगर ये नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। इनको पढ़कर ही मैं बाहर निकल पाई, नहीं तो नहीं निकल। क्या बात है दोस्तों, ये आपको बता दे, बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं है, सबके हैं। आप इनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, इनकी जीवन रेखा को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको सफलता के सुनहरी बड़े रास्ते मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह से बाबा साहब का जीवन है, हर चीज है उसके अंदर, उनकी जीवनी के अंदर किस तरह से स्ट्रगल किया, मैंने सिर्फ कैसे पढ़ने। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, लोग बहुत सालों से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में प्रचार कर रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। मेरे समाज के लोग, एक समय था जब नहीं पढ़ते थे, रेयर इक्का दुक्का आदमी पढ़ता था, उसी को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन जब हमारे समाज के लोग आज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ एट्रोसिटी होती है। क्यों होती है? कि जो जो लोग पढ़ रहे हैं वो उस पढ़ाई का बेनिफिट अपने समाज को नहीं दे रहे हैं। अगर आज मैंने लॉ किया, लोग मुझे ये कहते हैं कि तू सबको कंप्लेंट लिखना सिखा रही है, बोला तेरा धंधा नहीं चौपट हो जाएगा। मुझे पता है मेरा धंधा चौपट नहीं होगा, क्योंकि हर जगह मैं जा ही नहीं सकती। आप ये बताओ, मैं ज्यादा से ज्यादा मदद करने में क्या बुराई क्या है इसमें? मैं ज्यादा से ज्यादा करनाल गई तो केस लड़ लूंगी, मैं सिरसा नहीं जा सकती। लेकिन अगर मैं सिरसा के 10 आदमियों को ये सिखा दूं कि भाई ये काम कैसे होगा, तो मेरे समाज के ऊपर एट्रोसिटी कम हो क्या जाएगी। क्या बात है, क्या तो बात इसीलिए मैंने आज आपके आने से पहले और इससे पहले भी मैंने कब तकरीबन 6-7 दिन पहले से मैंने एक मुहिम चला रखी है कि आप अपनी शिकायत कैसे लिखें, मैं आपको बताऊंगी। आप मुझे कॉल करके पूछो, या आप मुझसे मिल के पूछो, या मुझे अपने वहां पर बुला लो, मैं वहां पर भी जाने को तैयार हूँ। क्योंकि सर मैं हर जगह नहीं जा सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कल मैं आपको बता रही हूँ, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला कि असंध में एक घटना हो गई।
तो एक फेसबुक आईडी से मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं, बोला फलाने गांव में घटना हो गया, पहुंचो। मैं कैसे पहुंच सकती हूँ? आप खुद क्यों नहीं आवाज उठा रहे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जितना लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं, भाई मैं भी थारे से इतनी उम्मीद नहीं, रखती हूँ। हम भी आवाज उठाते हैं तो हमें हमें भी थ्रेटिंग होती है, बताओ। अ, सर आपने आवाज उठाई अपने चैनल के हिसाब से, लेकिन पुलिस जो कार्रवाई है वो 4 लाइनें लिखने से चलेगी। वो लिखने वाले लोग चाहिए। जो संगठन आज ऐसी खाप महापंचायत मैं चला रही हूँ, उसमें जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट रखा है, हमें वो 5 लोग चाहिए जो गांव में कलम चला सके। हमें वो 5 महिलाएं चाहिए जो महिलाओं की समस्या को हमारे तक पहुंचा सके। हमें वो 5 लोग चाहिए जो भीड़ करने के भी काम आएंगे। भीड़ नहीं चाहिए हमें, मतलब वो नहीं चाहिए कि भाई जब मैं जाऊं तो सैकड़ों आदमी वहां खड़े हो, मुझे फूलों की माला पहनाए। बाबा मुझे साहब ने एक नारा भी दिया था शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षा, मैं वही तो आपको बता रही हूँ ना कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, लेकिन शिक्षा वो प्राप्त नहीं करनी जो केवल आपने डिग्री ली और आपने ठाके अपने घर की अलमारी में रख ली। किसी की मदद तो करो। किसी की मदद तो करो, आप जागरूक तो करो, उनको बताओ तो सही कि भाई ये लिखना है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये जो चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी बात चल रही है, ये बेहद सकारात्मक है कि हमें अपने ही समाज के एक हिस्से को कितनी जल्दी ऊपर लेके आना है। सोनी, जाते समय आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं मेरे समाज के लोगों से इतना ही एक आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ये कहते हो कि लोग हमारे साथ जातिवाद करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आप खुद पीछे रहना चाहते हो, आप लोगों को आगे आने की जरूरत है। कोई मौका नहीं देगा, खुद बताना पड़ेगा कि मैं सबसे बेहतर। हाँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं। ये आपने अपने, हाँ, अपने सीने कोई पे किसी को सपोर्ट कोई नहीं कर सपोर्ट रहा। नहीं सर करेगा। मैं आज अच्छा काम कर रही हूँ, आपको लगता है मैं अच्छा काम कर रही हूँ? कमाल है, मुझे तो लगता है। आपको लगता है ना, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी ये नहीं कहती अक सोनिया चल बेटा तू आगे चल, हम तेरी गल है, उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है। ये लोग, संगठित। यही बात लोगों को समझने की जरूरत है। अच्छा, ये प्रोग्राम कैसा लगा आपको? लगता था प्रोग्राम फर्स्ट कि क्लास आप था। आओगे इसमें? देखो प्रोग्राम फर्स्ट क्लास था। मैंने आपके और भी कई सारे प्रोग्राम्स देखे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। लोग अपने मन की बात कहते हैं, जो बातें शायद लोगों को नहीं पता थी वो आज मैंने उनको बताई है। और मैं मेरे लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हमने किसी का विरोध नहीं किया है और ना ही हमारा संगठन किसी का विरोध करता है, लेकिन इस तरीके के प्रोग्राम्स को शेयर करना जरूरी है। लोग एक दूसरे की बातों को जानेंगे, समझेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। सोनी जी, मुझसे बात किया आपने, बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे वकील साथी हैं और पत्रकारिता करते हैं, और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आदमी की कलम उसको कहीं भी लेकर जा सकती है। तो जैसे विकास सुखीजा जी को पत्रकार बना दिया और पत्रकार बनकर भी अपनी वकालत की कलम को वो चलाना कभी नहीं भूलते हैं, तो आप इन्हें भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाति मैटर नहीं है, अगर सोच ऊंची है तो उससे ऊपर कोई जाति नहीं है, सोच से ऊपर कोई जाति नहीं होती सर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दूं, मेरे एक दोस्त हैं अमृत लाल जोशी, ऐसी समाज से हैं, और हमारे सदर बाजार में रविदास मंदिर है बहुत बड़ा, मैं भगवान रविदास मंदिर कहता हूं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको मीडिया का काम देखना है, तो मैंने हाथ जोड़ के स्वीकार किया था, क्योंकि समाज कल्याण के अंदर जितना सहयोग दिया जा सके उससे और ज्यादा वो बढ़ता है। सोनी जी, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद। मैं भी आपसे 2-4 सवाल पूछ लूं। ये हमेशा सब सारे पत्रकार ना हमारे से सवाल पूछ के चले जाते हैं। ये लोग अपनी फैमिली से कभी नहीं मिलवाते हैं। और अभी आप बताओ, आज आपने 108 प्रोग्राम कर लिए, आपका एक्सपीरियंस डे 1 से लेकर आज तक कहाँ पहुंचा? इसी मेरे क्षेत्र की बात कर रही है आप ही आप। के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चलिए आपको बताता हूँ कहाँ तक पहुंचा। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूं, क्योंकि मैं WGI का राष्ट्रीय सचिव भी हूं और हरियाणा का कार्यकारी अध्यक्ष भी हूं, ये बताना बड़ा जरूरी है। सोने जी, आप भी बड़े ध्यान से समझना, जिस तरह से हमारा SC समाज वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसी तरह से मीडिया का वर्ग भी जो है बेहद पिछड़ा हुआ है। हर आदमी को मीडिया चाहिए, लेकिन मीडिया के भले के लिए, मीडिया वालों के लिए अभी तक कोई भी आगे नहीं आता है। हमारी बहुत सी मांगे हम रख चुके हैं, कुछ एक स्वीकार हुई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पेंशन लगाई है, वो भी उसके अंदर भी कंडीशंस है कि जो एक्रेडिटेड पत्रकार हैं, जिनके 5 साल का लगातार है, उनको मिलेगी। मेडिकल सुविधा भी दे रहे हैं। तो चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है, और जीवन के अंदर इसी संघर्ष के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये छोटा सा मैंने आपको बताया है। मैं देखिए आज इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। हालाँकि मैं राजनीति में बहुत ज़्यादा सक्रिय तो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ। लेकिन अगर भविष्य में कभी मुझे मौका मिला तो मैं बता देती हूँ, मैं जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैं उन सबको सरकारी कर दूँगी। मैं प्राइवेट स्कूल रहने ही नहीं दूँगी अपने देश में, अगर कभी मुझे मौका मिला तो। और रही ये जो राजनीतिक पार्टियाँ जो ये कहती हैं कि हम 5100 रुपए पेंशन कर देंगे, हम 7100 रुपए पेंशन कर देंगे। भई अगर कभी सोनिया तंवर का राज आया, मतलब मेरा नहीं, मेरे समाज का राज भी आया, तो हम 15,000 पेंशन करेंगे। क्या बात है। और और ये पेंशन सबके लिए होगी, इसमें कोई कंडीशंस नहीं होंगी। मैं आपको बताती हूँ, पेंशन का एक मैटर बताती हूँ। मेरी बेटी है, आप सब लोगों को पता है, वो डिसेबल है। डिसेबल मतलब फिजिकली नहीं है, थोड़ा मेंटली उसको प्रॉब्लम है। मेरी बेटी की पेंशन को केवल इसलिए काट दिया गया कि उसके माँ-बाप ज़्यादा कमाते हैं। क्या एक व्यक्ति जो डिसेबिलिटी से पीड़ित है, उसकी पेंशन को काटना जायज़ है? बिल्कुल और नहीं। मैं आपको ऐसे-ऐसे घर दिखा सकती हूँ जिनके पास करोड़ों की कोठी है, जिनके माँ-बाप करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन माँ-बाप को 2 रुपए का खाना समय पर नहीं मिलता। तो पैसों से किसी व्यक्ति के जीवन को नहीं तोलना चाहिए। चलिए आप लगे जुड़े आगे बढ़ें और कहीं न कहीं जो आपके सपने हैं वो साकार हों। ये सोनिया जी जो हमारी ये इधर जो कॉलोनी आपका रेज़िडेंस जहाँ पड़ता हुँ, है, हुँ। क्या नाम क्या है इसका? इसका नाम उत्तम नगर है और आप ये मत कहना कि ये बहुत चलिए वो ज़्यादा मैं कहूँगा आपने मुझसे बात की है और स्माइल के साथ बात की है, बहुत धन्यवाद है। नहीं जी। मेरी गली बनी नहीं हुई है। हुँ, सर को ये लगता है कि वो इनकी गाड़ी खराब हो जाएगी, बट मेरी गली के लोग बहुत अच्छे हैं और हम लोग खुश हैं यहाँ पर। गाँव जैसा माहौल है और हम खुश हैं। हम शहरों में नहीं रहना चाहते, वहाँ पे लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते सोनिया इधर। जी मैं जाऊँगा और गली बननी शुरू हो जाएगी। लेट्स सी, आई एम सो प्राउड कि आप हमारी गली बनवा देंगे। हम आपको यहाँ पर गेट से मालाओं के साथ स्वागत करेंगे आपका। चलिए बिल्कुल दोस्तों, सोनिया जी ने मुझसे बात की है, बहुत सोनिया जी बहुत धन्यवाद है आपका। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, ज़रूर शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और जानने से पहले जो आपको हम एक बात बताते हैं, वो ध्यान से सुनना। इस बार मैं आपको बात नहीं बताऊँगा, इस बार मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा क्योंकि वो इस वार्ड में आए हैं। इस वार्ड नंबर है 4 4, 4 में मुख्यमंत्री जी आए थे और जो मैं बताना चाहता हूँ बड़े ध्यान से सरकार को सुनना पड़ेगा। इस वार्ड नंबर 4 की हालत इतनी खस्ता है कि गलियाँ अगर आप गलती से रात को इस कॉलोनी की किसी की गली में घुस जाएँगे, सीवरेज डाले गए हैं लेकिन सीवरेज डालकर सड़क का निर्माण नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ के लोग जिस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि यहाँ की जितनी गलियाँ हैं, सब की सब बना दी जाएँ और जिसमें सीवरेज लाइन नहीं डली है, पानी की लाइन नहीं डली है, वो कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू करा दिया जाए। चुनाव आने वाले हैं भैया, ध्यान रखना इस बात का। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी और किसकी अगली बार बताऊँगा। अगली बार जिससे मिलाऊँगा आपको मज़ा आ जाएगा देखते हुए कार्यक्रम। आप देख रहे हैं अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम। मैं हूँ विकास सुगीजा अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।